हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज से हम अपना क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ संजय जैन और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 22 साल का है टीचिंग एक्सपीरियंस। और इन 22 सालों में मैं अलग अलग लेवल पर, जैसे क्लास 11th है, क्लास 12th है, और जो एक सपना रहता है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को मैं पिछले 22 सालों से टीच करता हुआ आ रहा हूं। अलग अलग लेवल पर 3 लेवल होते हैं सीए के, फाउंडेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। तो ये तो मैंने आपको अपने बारे में बताया है। और हमारे इस क्लासेज में, सेव क्लासेज में हर तरह का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है। कुछ सब्जेक्ट मैं खुद लेता हूँ और कुछ सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी हमारे यहाँ लेते हैं। सेव द लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर जब सेव द लर्निंग ऐप आप डालेंगे तो टॉप पर आपको रिफ्लेक्ट होगा, उसे डाउनलोड करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल क्लास 11th और क्लास 12th का है, हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही प्रोवाइड कराते हैं, फेस टू फेस क्लासेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, तो वहाँ पर हम फेस टू फेस क्लासेज भी और ऑनलाइन क्लासेज दोनों ही मोड में हम लोग क्लासेज बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, खासतौर से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में देखा जाए फेस टू फेस क्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, बीएसटी की, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की, बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, पूरे साल ट्यूशन लेते हैं, काफ़ी भारी भरकम फीस भी अपने पेरेंट्स की खर्च करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें डर लगता ही है एग्जामिनेशन के दौरान। क्योंकि इस सब्जेक्ट को जो पढ़ने का तरीका है, जब तक आप उस तरीके को अपनाएंगे नहीं, जब तक आपको थ्योरेटिकल पेपर से डर ही लगेगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से डर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और एग्जामिनेशन के दौरान आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे इस सब्जेक्ट के लिए कि आप अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और बिल्कुल भी डर आपको नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा बिजनेस स्टडीज को, वो क्या रहेगा। आपको एक नोटबुक बनानी है, मैं साथ के साथ आपको नोट्स बनवाने वाला हूं। नोट्स बनवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जब आपकी खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स होंगे तो उस वजह से आपको मोर देन 80% आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप जब रिवाइज करेंगे तो अपने ही नोट्स को जब आप रिवाइज करेंगे तो रिकॉलिंग बहुत इजी हो जाती है। और रिकॉलिंग अगर इजी हो गई है आपके लिए तो आप यकीन मानिए कि आपको जो डर है बीएसटी सब्जेक्ट का वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल 12 चैप्टर में डिवाइडेड है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। 3 पार्ट इसके हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो चैप्टर हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टोटल 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर टोटल 50 मार्क्स के हैं। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज हम करने वाले हैं इसे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दूसरा चैप्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट तीसरा चैप्टर है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये टोटल 8 चैप्टर हैं। ये 8 चैप्टर 50 मार्क्स की वेटेड के हैं। क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे पेपर में वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं चैप्टर की बात कर लेता हूँ। पार्ट बी जो है 30 मार्क्स का है। इसमें 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर की जो वेटेज है वो 30 नंबर की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। आपको पता है 12th में हर एक पेपर 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का जो रहता है वो प्रैक्टिकल वर्क रहता है, जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में भी प्रोजेक्ट वर्क जो रहेगा आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। जो पेपर 80 नंबर का जो पेपर सेट होगा उसमें आपको केस स्टडी भी मिलेंगी। हम लोग केस स्टडी भी साथ के साथ करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के साथ केस स्टडी,
हम लोग करेंगे। केस स्टडी जो हैं वो 8 से 12 नंबर की पेपर में आएंगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी आएंगे। जो भी मैं आपको क्लास के दौरान पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनना है। फिर भी बच्चे पूछते हैं सर आपके पढ़ाए हुए के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी जरूर आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। पूनम गांधी की बुक आती है, इसी तरह सुभाष डे की बुक आती है। कोई सी एक बुक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी प्लस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट जो मैं आपको बनवा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है इस सब्जेक्ट में, और इतने से ही आपका 100 मार्क का जो पेपर है पेपर में यहीं से आएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा, लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक नोटबुक बनानी है। इसके अलावा मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में अपने नोट्स भी दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन आपको जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा वो चीज़ मेन है आपका, ठीक है ना। जो कीवर्ड्स हैं अगर आप थ्योरी में वो यूज कर लेते हैं, पूरा आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा पूरा पैराग्राफ रटने की कोशिश करते हैं, कोई जरूरत नहीं, उसके बाद भी उनके नंबर नहीं आते हैं। नंबर लाने का जो तरीका है, कोई भी पैराग्राफ है उसमें 2 या 3 कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें यूज करते हुए आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए और उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज में आप डिफाइन कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको नंबर आपके कहीं पर भी नहीं कटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए आज की क्लास। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, जो क्लास मैं बनाऊंगा छोटी टॉपिक वाइज क्लास बनाऊंगा। 15 मिनट की क्लास हो गई, 20 मिनट की क्लास हो गई, मैक्सिमम आधा घंटे की क्लास, 30 मिनट 35 मिनट की क्लास रहेगी। सबसे बड़ा जो फायदा है इसका, लंबी क्लासेज में क्या होता है, सपोज कीजिए 1 घंटे के 2 घंटे की क्लास मैंने बना दी। पहली बात तो ये कि जो फेस टू फेस 1 घंटे में काम होता है, यहाँ 20 मिनट में काम हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन क्लास जो 20 मिनट की है वो इक्विवेलेंट बैठती है फेस टू फेस क्लास के 1 घंटे के बराबर। तो 20 मिनट की क्लास आप मानिए कि जो 1 घंटे में आपको आउटपुट मिलता है वही यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास में आउटपुट मिलता है। क्योंकि जो फेस टू फेस क्लासेज है उसमें 10 मिनट टीचर लेट आएंगे, 10 मिनट पहले छोड़ दिया जाता है क्लास को। इसके अलावा बच्चों से कन्वर्सेशन वगैरह में आपको पता भी नहीं लगता, बहुत सारा टाइम जो है बेकार चला जाता है। तो रिकॉर्डेड क्लास में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि सर अगर मैं प्रॉब्लम हो तो कैसे पूछेंगे, तो बीच में हम लोग लाइव क्लासेस भी ले लेंगे। जो जिन लोगों ने भी मेरा बैच ज्वाइन कर रखा है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हम लोग लाइव क्लासेस भी ले लेंगे। डाउट सेशन हम लोग रखेंगे समय समय पर, तो वहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो देख ली जाएंगी। बाकी तो जो पढ़ाने का तरीका है उसमें क्वेरी आएंगी ही नहीं आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहला जो चैप्टर है, और वो चैप्टर है आज का हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये चैप्टर, इसमें एक वर्ड आया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो शब्द है वही 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैनेजमेंट जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैनेज प्लस मैन, और एक टी और है। यानी कि लोगों को मैनेज करने को मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि जिन लोगों से आप कार्य ले रहे हैं, जिन लोगों से आपको वर्क कराना है, उन्हें मैनेज करने की एक कला, जो कला है, जो आर्ट है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम मैनेजमेंट की पूरी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि 1 नंबर में 2 नंबर में बार सीबीएसई वालों ने पूछी है ये कि मैनेजमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिमेंट है। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पर रहेगा। पहले ये वर्ड आपके अंदर जाना तो चाहिए। अगर ये वर्ड आपके अंदर चला गया कि मैनेजमेंट क्या है, किसे कहते हैं, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या है मैनेजमेंट, जब आपको ये पता लग जाएगा तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका इस सब्जेक्ट में, और फिर आराम से आप याद करते हुए चले जाएंगे। बल्कि मैं कहूँगा याद नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपने आप पाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपको
आराम से याद हो पा रहा है और आराम से आप लिख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको एक नोटबुक बनानी है, तो मैं लिखाना स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे गायब कर दें, जिससे बच्चों को स्क्रीन जो है वो बड़ी दिख जाए। और लिखते वक्त जब भी मैं लिखवाऊंगा तो कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपने कि मुझे फ्रेम से हटा दिया करें, और जिससे बच्चों को लिखने वाली जो स्क्रीन है, जो वाइट बोर्ड है, वो बड़ा दिखलाई दे, उन्हें दिक्कत ना आए। तो मैनेजमेंट जैसे हमने कहा है कि मैनेजमेंट जो है क्या है, मैनेज प्लस मैन, यानी कि लोगों को मैनेज करने को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए कि डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की। तो डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन जो है, मीनिंग अगर हम बात करें, मीनिंग की अगर बात करें हम लोग, तो क्या है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड मैनेजमेंट इज डिफाइंड, ये कई बार पेपर में डेफिनेशन आ चुकी है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस, एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, with and through others, यानी कि मैनेजमेंट को जो परिभाषित किया जा सकता है वो इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि लोगों से काम करवाया जाए, ठीक है ना, लोगों के जरिए, उनके साथ और जरिए काम करवाया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों को मैनेज करने का एक कला है, एक आर्ट है। तो जो एक कला है, आर्ट है, उसी को हमने डिफाइन कर दिया कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ, यानी कि एक प्रोसेस है ये, गेटिंग थिंग डन और विद और थ्रू द अदर्स। क्या एम है इसका, विद, ये भी कीवर्ड है, विद द एम ऑफ अचीविंग goals effectively and efficiently। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये तीन जो वर्ड हैं, एक तो है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवली और एक है एफिशिएंटली। दीज आर द कीवर्ड्स। इनको एक एक चीज को मैं बताऊंगा कि ये इनका मतलब क्या है। तो मैनेजमेंट को जो परिभाषित किया जा सकता है वो एक प्रोसेस है चीज़ों को कराने की, विद और थ्रू अदर्स, यानी कि लोगों के साथ और उनके जरिए। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो हम अपना गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग प्राप्त कर पाएँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एलिमेंट्स क्या हैं मैनेजमेंट के, तो हम इसे भी लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो तीन एलिमेंट हैं जी, तीन एलिमेंट हैं। पहला है प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि हम अपने गोल को इफेक्टिवली प्राप्त कर पाएँ और एफिशिएंटली हम लोग प्राप्त कर पाएँ। तो ये एक कला है मैनेजमेंट, लोगों से काम करवाने का। और एलिमेंट जो है तीन हैं, तीन चीज़ें इसमें यूज होती हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस है इस बात का कि हम अपने गोल को, हम अपने उद्देश्य को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है प्राप्त कर पाएँ। अब हम इन एलिमेंट को एक एक करके लिखते हैं कि सर ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। तो इसे भी लिखिएगा, इट मीन्स द
it means the primary function, it means the primary function or activity that, it means the primary function or activities that management, it means the primary function or activities that management perform to get thing done। तो यानी कि एलिमेंट जो है मैनेजमेंट के, सबसे पहले प्रोसेस है, फिर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो प्रोसेस में क्या है, इट मीन द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग डन, यानी कि शुरुआती तौर पर क्या क्या फंक्शन मैनेजमेंट को करने हैं, ये प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या क्या आता है, these functions are planning, organizing। जो फंक्शन है इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 5 चैप्टर, जो पार्ट ए में 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में 5 चैप्टर, तो यही है टोटल 5 फंक्शन होते हैं प्रोसेस में। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया जी, स्टाफिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, एक चैप्टर है। डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया, तो ये 5 फंक्शन हैं आपको मैनेजमेंट के। इसी 5 फंक्शन को करने को प्रोसेस कहते हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग चैप्टर है। तो पहला एलिमेंट कवर होता है आपका। दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट है इफेक्टिवनेस। देखिएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में जरा सा डिफरेंस होता है, वो आपको पहचानना है और उसके ऊपर काफ़ी केस आते हैं। इफेक्टिवनेस क्या है, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, यानी कि इफेक्टिवनेस क्या है कि आप सही काम करें, सही काम करें और क्या करें, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आप सही काम करें, अपने गोल को अचीव करें, प्राप्त करें और उसे पूरा करें। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, यानी कि इफेक्टिवनेस आपने काम किस तरीके से किया है मुझे नहीं मालूम, हमें हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है नहीं हो गया है, हमारा जो रिजल्ट था वो हमें मिल गया है नहीं मिल गया है, तो हमें इस चीज़ से मतलब है। हमने कितना समय लगाया, कितनी कोस्ट लगाई, हमें कुछ ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमें रिजल्ट मिल गया है या नहीं मिल गया है। इस चीज़ को कहा जाता है इफेक्टिवनेस। तो बीइंग इफेक्टिव or doing work, being effective or doing work effectively means finishing the task or achieving the goal. So being effective or doing work effectively means finishing the given task
और अचीविंग द गोल, अचीविंग द गोल। अभी आपको समझ में आएगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या अंतर है। अब मैं एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं, तो देखिएगा एफिशिएंसी किसे कहते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट था आपका जी, वो एलिमेंट था एफिशिएंसी। वो एलिमेंट था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू डू द टास्क, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। ध्यान दीजिए, जो इफेक्टिवनेस का मतलब था वो है कंप्लीट करना, आप रास्ता कोई भी चुन सकते हैं। और एफिशिएंसी का मतलब है सही तरीके से काम को करना, यानी कि दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। Efficiency involve cost benefit analysis, यानी कि इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एफिशिएंसी में कि कम से कम कॉस्ट में आपका काम पूरा हो। इट focuses on deriving more benefits by using less resource। तो ध्यान दीजिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मैं आप ही का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं कि आपको आपका 12th स्टैंडर्ड में है आप लोग, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना है, चाहे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है चाहे बीएसटी है। मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, बिजनेस स्टडीज है। आप चाहते हैं कि 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त करें। अब एक स्टूडेंट ने पूरे साल अप्रैल से ही ट्यूशन लगा रखा है और काफ़ी कॉस्ट वो बियर कर रहा है, और उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो इफेक्टिव है वो, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो टारगेट है, उसका जो गोल है वो प्राप्त हो गया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो एफिशिएंट है। क्या जितनी कॉस्ट उसने लगाई, सपोज कीजिए पूरे बीएसटी में उसने 15,000 20,000 स्पेंड कर दिया, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, कम खर्चे में क्लासेस उसने ज्वाइन की, आने जाने का भी समय बचता है, समय भी बचता है, और उसके बाद वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आता है। तो दूसरे स्टूडेंट को कहा जा सकता है कि वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, क्योंकि उसने कम कॉस्ट में अपने जो गोल हैं उसे अचीव किया है, क्योंकि आने जाने का समय भी बचा, ना केवल समय बचा बल्कि कॉस्ट भी बची, क्योंकि आप जब आएंगे जाएंगे पेट्रोल भी डीजल भी आपका लगेगा। इसके अलावा वही जो समय आपका बचता है वो आप अपनी बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से अपने समय को क्या करना है, अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है, ना केवल इफेक्टिव बल्कि एफिशिएंटली यूज करना है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं, ना हम कहें कि केवल एफिशिएंट जरूरी है, इफेक्टिवनेस नहीं आएगा तो भी काम पूरा नहीं होगा, और अगर इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है तो भी मैनेजमेंट का वर्क पूरा नहीं होता है। हमें इफेक्टिव भी रहना है और एफिशिएंट भी रहना है।
मैनी टाइम से इन दोनों के ऊपर डिफरेंस भी आ जाता है। तो वैसे तो जब दो चीज़ों के मतलब आपको समझा दिए गए हैं तो डिफरेंस आप लिख सकते हैं, फिर भी डिफरेंस भी मैं लिखवा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन effectiveness and efficiency. Difference between effectiveness and efficiency. तो इनके बेसिस हम लोग लिखते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे। एक बेसिस का कॉलम रहेगा कि किसके आधार पर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, और 2 कॉलम रहेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। तो पहला है बेसिस, फिर है इफेक्टिवनेस, और एफिशिएंसी। पहला जो डिफरेंस है वो है मीनिंग का। पहला जो डिफरेंस है मीनिंग का है। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग the task on time, no matter whatever the cost. No matter whatever the cost, यानी कि कितनी कॉस्ट लगी उससे मतलब नहीं है, पर आपका गोल पूरा हो जाना चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क with minimum cost. Optimum utilization of resources, and in cost effective manner, cost effective manner. सेकेंड जो डिफरेंस है वो ऑब्जेक्टिव टू अचीव। इफेक्टिवनेस में क्या आएगा जी? इफेक्टिवनेस में आएगा टू अचीव एंड रिजल्ट। हमें बस अपना रिजल्ट से प्राप्त करना है। टू अचीव एंड रिजल्ट। यहाँ टू कंडक्ट cost benefit analysis. और जो थर्ड डिफरेंस है वो मेन कंसिडरेशन क्या है? मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क। यहाँ पर डूइंग द राइट टास्क, और यहाँ पे डूइंग द टास्क इन राइट वे। डूइंग द टास्क इन
राइट वे, यानी कि इफेक्टिवनेस में हमें सही काम करना है, ये चीज़ है, और एफिशिएंसी में हमें काम को सही तरीके से करना है, ये चीज़ है। तो हमने वापस मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अब मुझे भी वो पिक्चर में ले आएँ, काफ़ी देर से बच्चों ने मुझे नहीं देखा है। तो डिफरेंस हमने कर लिया, उससे पहले हम लोगों ने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हमने करा है, फिर इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इनके ऊपर केस स्टडी किस किस तरीके से आती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो फटाफट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट मैनेज प्लस मैन, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि लोगों को मैनेज करना। जहाँ तक मीनिंग की बात है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद और थ्रू अदर्स, यानी कि लोगों से काम को कराने का एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि इस उद्देश्य के साथ कि आपका जो गोल है, जो उद्देश्य है, उद्देश्य अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकता है, तो उसे आप इफेक्टिवली भी प्राप्त करें और एफिशिएंटली भी प्राप्त करें। जैसे कई बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, टाइम जब एग्जामिनेशन का आ जाता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, तो वो भी तो आपका एक मैनेजमेंट एक आर्ट है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, और जिन लोगों ने, जो लोग रैंक होल्डर होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात का डिफरेंस होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, वो अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनमें मैनेजमेंट का ही लैकिंग रहती है। अगर बच्चा मैनेज कर ले तो वो भी एक टॉपर बन सकता है। जैसा कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति मैनेजर नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक आम व्यक्ति जिसे मैनेजमेंट नहीं आता है वो लोअर लेवल पर ही रह जाता है, और जिसे मैनेजमेंट की कला आ जाती है वो टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। स्टूडेंट एज से लेकर आप जब भी वर्किंग फील्ड में आएंगे, चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे आप किसी का नौकरी करें, हर जगह ये आपका काम आने वाला है, और यही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाएगा। तो मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या है मैनेजमेंट के। तो 3 एलिमेंट्स हैं, प्रोसेस है ये, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हम बात करते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या है। तो इट मीन द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, यानी कि जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जो शुरुआती फंक्शन होते हैं, तो टोटल 5 फंक्शन है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। 5 फंक्शन में क्या आएगा, प्लानिंग है, इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। इन 5 फंक्शन को करना एक प्रोसेस है, तो ये मैनेजमेंट का एलिमेंट है। और इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं कि यानी कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करें सही समय पर, बिना इस बात के सोचे हुए कि क्या कॉस्ट आ रही है, उसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। और एफिशिएंटली किसे कहते हैं, एफिशिएंटली का मतलब क्या है कि आप मिनिमम कॉस्ट में उस काम को करें, तो तब ये माना जाता है कि आप एफिशिएंट हैं। यानी कि जब भी आप कॉस्ट को कंसीडर करेंगे कि कम रिसोर्सेज में, कम से कम रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट प्राप्त करना है, तो एफिशिएंटली उसे बोला जाएगा। जहाँ तक डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस भी आपके सामने आ गया है। तो डिफरेंस भी कई बार पेपर में आ चुका है। डिफरेंस अलग से कोई रटने की जरूरत नहीं होती है आपको। जिन 2 चीज़ों का डिफरेंस दिया जाए, अगर उन 2 टर्मिनोलॉजी को आपको अच्छी तरह से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उन्हीं से अलग अलग बेसिस पर आप क्या करके डिफरेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग से याद नहीं करना, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ कि मीनिंग जो है इफेक्टिवनेस का, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। और एफिशिएंसी का, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिवनेस में, टू अचीव द एंड रिजल्ट, चाहे कॉस्ट कितनी भी हो। और एफिशिएंसी का है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि कितना खर्च करके हमने कितना बेनिफिट कमाया है। और मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस में डूइंग द राइट टास्क और डूइंग द टास्क इन राइट वे, ये एफिशिएंसी का है। अब हम के ऊपर केस स्टडी भी देख लेते हैं कि केस स्टडी किस किस तरीके से पेपर में पूछी जाती है, और ये ईयर भी आपके सामने लिखे हुए हैं कि कब कब केस स्टडी आए, कौन से ईयर में आई है।
एक केस स्टडी आपको दिख रही होगी, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना आए। तो क्या है, वोल्वो लिमिटेड, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ जी, तो वोल्वो लिमिटेड टारगेट्स इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 100 पर शर्ट। वोल्वो लिमिटेड एक कंपनी है, उसने टारगेट किया कि 10,000 शर्ट वो बनाएगी, कॉस्ट जो आएगी 100 रुपये पर शर्ट आएगी। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ 90%। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव वन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो जो एक टारगेट था वो 100 रुपये पर शर्ट का था, लेकिन अचीव कर लिया गया 90 पर शर्ट में। तो ना केवल ये इफेक्टिव है बल्कि एफिशिएंट भी कहलाया जाएगा, क्योंकि कम कॉस्ट में आपने टारगेट को अचीव किया है। तो आंसर देखिए, यस द प्रोडक्शन मैनेजर हैव प्रूव्ड इफेक्टिव। दिस इज बिकॉज इफेक्टिवनेस इंप्लाइज द एबिलिटी टू कंप्लीट ए टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। In the given situation, the production manager achieved the production target of 10,000 shirts within a month। ठीक है ना, तो ना केवल ये इफेक्टिव है बल्कि अगर आपसे पूछा जाए तो ये एफिशिएंट भी माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of 160 per shirt. Do you think the production manager effective? तो यस इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एफिशिएंट भी है, तो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 150 की जगह 160 में आपने यानी कि ज़्यादा कॉस्ट इस्तेमाल करके आपने इस टारगेट को अचीव किया है। टारगेट अचीव कर लिया तो इफेक्टिवनेस तो है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो आंसर इज यस द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव इन हिज वर्क एज ही वाज एबल टू कंप्लीट द असाइन्ड टारगेट ऑन टाइम। दिस इज बिकॉज इफेक्टिवनेस implies that the task is completed within the prescribed time limit. Third, आपका क्वेश्चन है, इज मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट? क्या मैनेजमेंट को केवल इसी बात से मतलब होना चाहिए कि वो अपना काम कंप्लीट कर ले बिना कॉस्ट को कंसीडर किए हुए? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैनेजमेंट के 3 एलिमेंट है, प्रोसेस भी है, तो खैर प्रोसेस तो इसमें पूछा नहीं गया, इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंट भी है। तो यहाँ पर ये पूछते हैं कि क्या मैनेजमेंट को केवल इफेक्टिवनेस का ध्यान रखना चाहिए, एफिशिएंट का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नो, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स इफेक्टिवनेस, but it also had to take into consideration the cost benefit, that is doing the right task correctly and with minimum cost, यानी कि efficiently। तो आज हम लोग इस को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास तो थोड़ा सा बड़ी भी हो गई है, 40 मिनट की हो गई है। बाकी जो क्लासेज हैं इससे कम की रहेंगी, मैक्सिमम 30 मिनट की ही मैं क्लासेज रखूँगा। तो आपको एक कॉपी बनानी है, जैसे मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, आपको पूरे नोट्स में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिख पाते हैं तो क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं और फिर अपना टाइम लीजिए, उसके नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने पेज पलट दिया, मेरी स्पीड ज़्यादा है आपकी कम है किसी बच्चे की, तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्लास को पॉज कीजिए और साथ के साथ आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।